क्राउन प्रिंस या डार्क प्रिंस, तारिक रहमान को किस नाम से पुकारें? क्या 17 बरस के वनवास के बाद घर वापसी पर उन्हें तख्त हासिल होगा? क्या वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी स्पीच में तारिक ने कहा कि ये देश मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, बौद्धों और ईसाइयों का भी है, लेकिन क्या वो सबको साथ लेकर चल पाएंगे? उनके लिए उमड़ा ये जनसैलाब, ये भीड़ क्या कह रही है? इसी ढाका से मैमनसिंह जाने वाले हाईवे पर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 दिसंबर की शाम, यानी इनके आने से एक दिन पहले, ढाका में बम धमाके से एक शख्स की मौत हुई है। उसी रात ढाका से 150 किलोमीटर दूर भीड़ ने एक शख्स को जबरन वसूली के आरोप में पीट पीट कर मार डाला। तो आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जानेंगे कि तारिक रहमान कौन है, उनकी वापसी पर क्या क्या हुआ, उनकी वापसी क्यों अहम है, उनका गेम प्लान क्या है और क्या उनकी वापसी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Wari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। तारिक बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 वर्षों से निर्वासन में जी रहे थे। 6314 दिन बाद उनकी वापसी हुई है। उनकी वापसी का मंजर देखेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा। सबसे ज्यादा चर्चा है एक बयान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग, उनका एक मशहूर भाषण है। उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरे पास एक ख्वाब है। तारिक ने कहा कि जैसे मार्टिन के पास एक सपना था, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है, आई हैव अ प्लान। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश किसी एक का नहीं है, ये पहाड़ वालों का भी है और मैदान वालों का भी है, ये मुसलमान का है, हिंदू का है, बौद्ध और ईसाई का भी है। तारिक ने यह भी कहा कि हमें एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना होगा। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां कोई डर ना हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो। जब वो घर से निकले तो उसे पता हो कि वो सुरक्षित वापस लौटेगा। उन्होंने अपने समर्थकों को एक खास हिदायत भी दी। कहा कि गुस्सावे में मत आना, कुछ बड़ी ताकतें अब भी साजिशें रच रही हैं, हमें सब्र से काम लेना होगा और होशियार रहना होगा। तारिक ने 1971 की आज़ादी और 2024 की क्रांति को एक ही तराजू में रखा। कहा कि जैसे तब देश एक हुआ था, वैसे ही आज फिर से देश अपनी संप्रभुता बचाने के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने मारे गए नेता शरीफ उस्मान हादी का भी जिक्र किया। कहा कि हादी इस देश के लोगों के आर्थिक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हमें 1971 और 2024 के शहीदों के खून का कर्ज चुकाना है तो हमें उनके सपनों का बांग्लादेश बनाना होगा। Sensodyne टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्पीच देने के बाद वो अपनी मां खालिदा जिया को देखने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल रवाना हो गए। इस स्पीच से पहले ढाका में उनका भव्य स्वागत हुआ। विमान जब ढाका में एयरपोर्ट पर उतरा तो बड़े बड़े नेता उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। विमान से बाहर आने के बाद का एक वीडियो खूब वायरल है। दिख रहा है कि ज़मीन पर जूते उतार नंगे पैर वो घास पर खड़े हैं, फिर वो झुकते हैं और मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट के बाहर एक बस से शहर की ओर बढ़े। बस पर 3 बड़ी तस्वीरें थीं, उनके पिता जियाउर रहमान, माँ खालिदा जिया और ख़ुद तारिक। जैसे ही बस ढाका के 300 फीट रोड और जुलाई 36 एक्सप्रेसवे पर आई, जहाँ तक नजर जाए बस लोग ही लोग थे, झंडे और पोस्टर। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बस का चलना मुश्किल हो गया था। जो रास्ता मिनटों का था, उसे पार करने में 3 घंटे लग गए। सुरक्षाकर्मी पसीना बहा रहे थे और भीड़ अपने नेता को एक झलक देखने के लिए बेताब थी। सैलाब जनसमूह, तारिक रहमान का आना इतनी बड़ी घटना है बांग्लादेश के लिए। हर चप्पे कोने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए लगाई गई है क्योंकि तारिक रहमान अपने आप में ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। लोकतंत्र की शुरुआत, जमहूरियत की शुरुआत बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान का आना। 30 लाख की तो उम्मीद थी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं बांग्लादेश में जो बात है कि 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई नुक्कड़ चौराहा नहीं है जहां आपको बीएनपी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। अपनी वतन से वापस रहे हैं और जब वो आए उन्होंने अपने वतन की मिट्टी को माथे पर लगाया, जूते उतारे, नंगे पैर उस जमीन को महसूस किया जहां वो पैदा हुए, जो उनकी जन्मभूमि, कर्म भूमि रही। और आज जब आए हैं, हर एक इशारे में जो कोई शहर कोना नहीं है जहां पर उनके स्वागत में लोग नहीं बैठे हैं,
सिर्फ बीएनपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा समय में बांग्लादेश में अगर कोई है तो वो है बीएनपी है। तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा। अगर खालिदा जिया स्वस्थ होती तो संभवतः खालिदा जिया इस चुनाव को लीड कर रही होती, लेकिन वो इतनी बीमार है कि उन्हें लंदन ले जाने के लिए विशेष विमान पहले से ढाका एयरपोर्ट पर हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में तारिक रहमान न सिर्फ बीएनपी का चेहरा बल्कि देखते हुए संख्या बल और जो संभावना है उसके मुताबिक ये नजर आता है कि ऐसा लगता है कि इस स्थितियों में अगर उनके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंपी जाती है, और लगभग वही उम्मीदें हर किसी की होगी, वो इसलिए भी क्योंकि 1.5 साल में अव्यवस्था देखी है, 1.5 साल में लोगों ने जो है कानूनी व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, दुनिया भर की चीजें देखी है। उन्हें लगता है जमहूरियत अगर लानी है, चुनाव होगा, एक पार्टी जीतेगी और उसके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश का सबसे बड़ा। तारिक रहमान की कहानी क्या है, हमने दुनियादारी के एक पुराने एपिसोड में विस्तार से आपको ये कहानी बताई है। फिलहाल एक ब्रीफ परिचय उनका ले लीजिए। साल 1971 जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ रहा था, तब तारिक और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी पार्टी कहती है कि तारिक रहमान आज़ादी की जंग के सबसे कम उम्र के कैदी थे। फिर 80 के दशक में वो मिलिट्री शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे। जब 1991 में उनकी मां खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उस चुनाव प्रचार की कमान पीछे से बेटे तारिक ने ही संभाल रखी थी। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। 2001 से 2006 का वो दौर याद कीजिए जब खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। पुराने लोग कहते हैं कि उस वक्त सरकार पीएम हाउस से नहीं बल्कि हवा भवन से चलती थी। यह हवा भवन तारिक रहमान का ऑफिस था। आरोप लगते थे कि देश का कोई भी बड़ा ठेका यहाँ चढ़ावा चढ़ाए बिना पास नहीं होता। ढाका ट्रिब्यून ने उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें अमेरिकी दूतावास के पुराने दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने करोड़ों डॉलर की कमाई, अवैध कमाई उस दौर में की थी। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने तो उन्हें डार्क प्रिंस तक कह दिया था। ये डार्क प्रिंस, ये जो नाम उनका वायरल है, ये ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट से ही आया है। आरोप लगा कि ये सब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके करवाया गया था और इसका मास्टरमाइंड तारिक रहमान को बताया गया। फिर वक्त का पहिया घूमा, बीएनपी के हाथ से सत्ता गई तो 2007 में सेना समर्थित सरकार आई। डार्क प्रिंस को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया था कि वो बीमार पड़ गए। 2008 में इलाज के नाम पर वो लंदन गए और फिर उनका वही घर बन गया। 17 साल का लंबा वनवास, लंबा निर्वासन। 2018 में तो कोर्ट ने उन्हें ग्रेनेड हमले के लिए उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी थी। लेकिन राजनीति में द एंड कहाँ होता है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी और तारिक की किस्मत का ताला खुल गया। उनके खिलाफ चल रहे सारे 84 मुकदमे वापस ले लिए गए थे, चाहे वो ग्रेनेड हमले का केस हो या मनी लॉन्ड्रिंग का। अब वो कानून की नज़र में एकदम बेदाग है। तो अब सवाल है कि तारिक रहमान की वापसी से क्या होगा। फरवरी 2026 में देश में इलेक्शन है, उसके पहले लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में उनका दखल किस तरह का बदलाव लाएगा। माहौल भी कैसा, जहां लोकतंत्र दिन ब दिन दम तोड़ रहा है, सरकार पीछे है और भीड़ आगे, जहां कुछ ग्रुप्स खुद को देश का ठेकेदार समझ रहे हैं, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, जहां अखबारों के दफ्तरों पर आग लगा दी जा रही है, वो भी तब जब उनमें पत्रकार मौजूद हों, जहां एक अल्पसंख्यक को पीट पीट कर मारने और सरेआम जला देने के लिए सिर्फ एक अफवाह ही काफ़ी है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने कहा है कि दीपू चंद्र दास पर ईश निंदा का आरोप अस्पष्ट था, वेग था। हम में और आप में हिम्मत न होगी कि दीपू चंद्र दास का वीडियो पूरा देख सकें। शायद बांग्लादेश के तख्त पर काबिज हुक्मरानों में भी न हो, लेकिन आंख बंद करने से सच नहीं छिपेगा। तो ऐसी दशा में तारिक का एजेंडा क्या होगा। उन्होंने अपने भाषण में ये तो कह दिया कि बांग्लादेश मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, बौद्धों और ईसाइयों का है। उनका एजेंडा यूनुस की अंतरिम सरकार, जमात इस्लामी और छात्र आंदोलन से निकले ग्रुप से कितना अलग है, समझते हैं जानकारों से। तारिक रहमान के सामने चुनौतियां बहुत है। पहली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पिछले 17 साल से आप ये मान के चलिए कि जो फील्ड में बहुत कुछ काम नहीं कर पा रही थी और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर पा रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, तो उन सबको 1-1.5 महीने में कंसोलिडेट करना उनके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। दूसरी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो अभी जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में हो रहा है कि कट्टरपंथी और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर एक सिंडिकेट बनाए हुए हैं, जिसको बहुत कुछ हद तक जो वहाँ की रूलिंग अभी रेजीम है उसका भी वर्चस्व प्राप्त है। तो तारिक रहमान अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाएंगे और उनसे कैसे उनका सामना कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा चुनौती तारिक रहमान के
सामने ये है कि जमात इस्लाम दो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पहली बात वो ये कहेंगे कि हम कस्टोडियन हैं इस्लाम के, और दूसरा ये रहेगा कि हमारी जो छवि है वो बहुत ही ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन की है और हम इस्लाम और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। और दूसरा जो मुद्दा तारिक रहमान का रहेगा, वो ये कहेंगे कि इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियन का रहा है और ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी रही है, और ये देश को कैसे एक सुशासन दे पाएंगे। तो ये एक तरीके से अवामी लीग पोलराइज करना चाहेगी। बीएनपी ये भी कोशिश करेगी कि जो इकहत्तर का विचार है उसका अपने आप को कस्टोडियन दिखाने का प्रयास करेगी कि क्योंकि वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कि वो ये भी कहते हैं कि जियाउर रहमान जो थे उन्होंने ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो ये कई विचार हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में एक पोलराइजेशन होगा और अलग अलग तरीके से चलने का प्रयास होगा, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो अवामी लीगर्स हैं जो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ एक और बड़ा आता है कि जो कोर काडर है अवामी लीग का, जो लगभग 25 से 30% आज भी बांग्लादेश में है, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो चुनाव पार्टिसिपेटरी नहीं होंगे, इंक्लूसिव नहीं होंगे, और फिर फर्दर प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में आएगी। लेकिन अगले जो अभी जो 1 महीना और कुछ 10-12 दिन जो बचे हुए हैं वो बांग्लादेश में चुनौतीपूर्ण है, और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल फोर्स है जमात इस्लाम और दूसरा जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिसको हम किंग्स पार्टी कहते हैं, दोनों का कोई मास बेस नहीं है। वो सिर्फ अर्बन सेंटर्स में या इंस्टीट्यूशंस में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, बाकी जो पैन बांग्लादेश लेवल पे उनका कोई प्रेजेंस नहीं है। तो वो कोशिश करेंगे कि जो स्टेटस को है, जो अभी जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है वही चलती रहे और चुनाव ना हो। अगला सवाल, क्या तारिक की घर वापसी भारत के लिए गुड न्यूज है? भारत को लेकर उनका क्या रुख होगा? आगामी चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी रेस में सबसे आगे है। तारिक की मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सेहत अभी ठीक नहीं है। बीएनपी की कमान तारिक के हाथों में ही है। अगर बीएनपी जीती तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी तारिक को नसीब हो सकती है। अगर सत्ता उनके हाथ आई तो भारत बांग्लादेश रिश्तों का क्या होगा? पिछले दिनों एक आध सिग्नल्स मिले हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट है। 1 दिसंबर को मोदी ने खालिदा की सलामती की दुआ की थी। ये भी कहा कि भारत इस मामले में हर संभव मदद करने को तैयार है। उधर से जवाब भी आया। बीएनपी ने लिखा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में इस सहारे और पेशकश की हम कदर करते हैं। ये सब आम नहीं है। बीएनपी पिछले 1.5 बरस से भारत पर लगातार हमलावर थी कि भारत ने शेख हसीना को शरण क्यों दे रखी है। 2024 में शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शनों को बीएनपी का समर्थन मिला था। 2024 में ही शेख हसीना लगातार तीसरी बार चुनाव जीती थी। जीतने के बाद उन्होंने अपने पहले दौरे पर भारत का रुख किया था। उस चुनाव का बीएनपी ने बहिष्कार किया था। उसके पहले के 2 चुनावों का भी बीएनपी ने बहिष्कार किया था। शेख हसीना के 15 बरस के कार्यकाल में मोदी और खालिदा की एक दफ़े मुलाकात हुई है। जून 2015 में पीएम मोदी बांग्लादेश गए थे। भारत बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। उस दौरे पर मोदी ने खालिदा जिया से मुलाकात की थी। पहली बात कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके साथ भारत बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ये बात सही है। और लेकिन जो भारत ने पहले भी पास्ट जब इलेक्शंस हुए 2001 में भी बीएनपी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन बीएनपी ने जमात इस्लाम के साथ मिलकर एक दूसरा राह चुना और पाकिस्तान और पाकिस्तानी विचार को मजबूती से बांग्लादेश में उतारने का प्रयास किया। रेडिकलाइजेशन हुआ, फंडामेंटलिज्म हुआ, तो बहुत अच्छे संबंध भारत के बीएनपी के रेजिम में नहीं गए। अगर तारिक जिया ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं और बांग्लादेश के विकास और हित में को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको भारत के साथ में अच्छे संबंध की पहल करनी चाहिए, और भारत निश्चित रूप से एक अच्छा स्टेबल पड़ोसी बांग्लादेश के रूप में देखना चाहेगा। तो ये बात तो जब चुनाव के बाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती है और किस तरीके की सरकार चुनी जाती है तब ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन ये बात हमको साफ साफ रखनी चाहिए कि दोनों देशों की एक दूसरे पर निर्भरता है, और उस निर्भरता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उस निर्भरता को इग्नोर करेंगे तो दोनों देशों की जनता का नुकसान है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियों की बारी।
आज पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है। केक की खुशबू, जिंगल बेल की आवाज़, स्कूलों की छुट्टियां और मोहल्ले में टिमटिमाती लाइट्स। इंतज़ार सिर्फ सेंटा क्लॉज का है। लेकिन इससे कुछ अलग एक क्रिसमस गज़ा, यूक्रेन और सूडान में भी बन रहा है, जहां घंटियों की आवाज़ के साथ सायरन बज रहे हैं। तोहफ़ों से ज़्यादा उम्मीदें हैं और बम के साए में मोमबत्तियां जल रही हैं। 2 साल बाद वेस्ट बैंक के बेथलेहम में 24 दिसंबर को आसमान साफ था। 2 साल बाद पहली बार क्रिसमस सचमुच सड़कों पर उतरा। गजा की जंग की लंबी छाया से निकलकर बेथलेहम में स्काउट्स ने परेड की, ढोल और बैकपाइप पर क्रिसमस कैरल बजे और बच्चे बूढ़े सब मैनगर स्क्वायर पहुंचे। संकरी स्टार स्ट्रीट पर सैकड़ों लोगों ने परेड में हिस्सा लिया। पास ही चर्च ऑफ द नेटिविटी के बगल में लाल सुनहरी सजावट से सजा विशाल क्रिसमस ट्री चमक रहा था। कैरल्स के साथ पारंपरिक फिलिस्तीनी धुनें भी गूंजी। करीब 1500 लोगों ने यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। दूसरी तस्वीर देखिए यूक्रेन से, जहाँ क्रिसमस के बीच लीव शहर में लोग कब्रिस्तानों में जमा हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो रूस के हमले को रोकते हुए जंग में मारे गए। उधर राजधानी कीव में क्रिसमस की कुछ रौनक जिंदा है। दुकानों पर क्रिसमस ट्री और सजावट का सामान बिक रहा है। सड़कों पर रोशनी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी क्रिसमस ईव पर लोगों को संबोधित किया। बताया कि रूसी ड्रोन हमले में ज़ाइटोमिर रीजन में 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। हमले से ऊर्जा ढांचे को भी नुकसान हुआ और कड़ाके की ठंड में बिजली कटौती करनी पड़ी। क्रिसमस ईव पर रूसियों ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। जबरदस्त गोलाबारी हुई, सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछाई गई, बैलिस्टिक मिसाइलें और हथियार, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। यही तरीका है उन लोगों का जिनका ना ईसाई धर्म से कोई लेना देना है और ना ही इंसानियत से। दूसरी तरफ ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप लियो 16 के लिए ये क्रिसमस खास है। मई में चुने जाने के बाद पहली बार उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन की अगुवाई की। 24 दिसंबर की रात वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका का पवित्र दरवाज़ा खोला गया और दुनिया भर में क्रिसमस के जश्न की घड़ियां चल पड़ी। वॉशिंगटन से बीजिंग तक हर देश ने क्रिसमस को अपने रंग में जिया। कहीं छुट्टियों के जश्न में पोलर बियर के गेटअप में लोग दिखे तो कहीं एक पूरा स्टेडियम गायकों की आवाज़ से गूंज उठा। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर में हज़ारों लोग उस पल के गवाह बने जब क्रिसमस ट्री की लाइटिंग हुई। ये पेड़ हर साल नॉर्वे की ओर से तोहफे में दिया जाता है। ये परंपरा 1947 से चली आ रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में 25 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री सजा। मेलानिया ट्रंप ने 2025 के व्हाइट हाउस क्रिसमस ट्री का स्वागत किया। ये पेड़ मिशिगन से एक फार्म में उगाया गया था। वहीं अफ्रीका में केन्या के साया काउंटी में 2000 से ज़्यादा लेजियो मारिया के फॉलोअर्स क्रिसमस ईव का रात इकट्ठा हुए, साथ प्रार्थना की और अपने ख़ास तरीक़ों से यीशु के जन्म को याद किया। यहाँ यीशु को एक ब्लैक मसीहा माना जाता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallantalk.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।